श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को वातावरण से शरीर में ले जाते हैं और शरीर के अंदर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला हमारा है बाह्य श्वसन, जिसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। दूसरा हमारा गैसों का शरीर में परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एंड थर्ड इज कोशिकीय श्वसन, मतलब सेलुलर रिस्पायरेशन, या आंतरिक श्वसन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से अंग हमारे इन्वॉल्व होते हैं उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नोज, मतलब नाक, नोजल कैविटी, फाइनेक्स जिसको हम ग्रसनी कहते हैं, लाइनेक्स कंठ या साउंड बॉक्स, फूड पाइप, आहार नाल, और उसके बाद आता है ट्रैकिया जिसको हम श्वास नली या विंड पाइप कहते हैं। उसके बाद लंग्स और डायफ्राम। ये सारे पार्ट हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। चलिए एक एक के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले नोज या नोजल पासेस कहते हैं। नोज के अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिससे जो है म्यूकस सिक्रीट होता है। ये वायु में उपस्थित बैक्टीरिया, वायरस या धूल के कणों को जो है अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेक्स ग्रसनी। फाइनेक्स नोजल कैविटी के पीछे का हिस्सा होता है। यह रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी भाग है और ये एक ऐसा कॉमन पार्ट होता है जिससे जो है भोजन और वायु दोनों इससे गुजरते हैं। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, फाइनेक्स जब नीचे की तरफ आता है तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, लाइनेक्स और एसोफेगस। उसके बाद बात करते हैं हम लाइनेक्स कंठ द्वार या साउंड बॉक्स की। तो लाइनेक्स जो होता है वो फाइनेक्स और ट्रैकिया को आपस में जोड़ने का काम करता है। लाइनेक्स में उपस्थित वोकल कार्ड पर वायु का जब दबाव पड़ता है तो क्या साउंड प्रोड्यूस होता है। जो भी हम बोलते हैं या बातचीत करते हैं वो सारा चीज इस पर जब हम वायु का प्रेशर डालते हैं तभी वो आवाज निकलता है। और लाइनेक्स के प्रवेश द्वार पर एक पतली सी संरचना होती है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस जो है भोजन करते समय जो है ये ट्रैकिया को जो है वो क्या करता है, ढक लेता है, जिससे जो है इसके अंदर भोजन या पानी नहीं जाने पाता। श्वास नली या विंड पाइप की। श्वास नली या विंड पाइप जो होता है यह एक सीधी नली होती है। यह मध्य मतलब मिड थोरेसिक कैविटी तक फैली होती है और 5th थोरेसिक वर्टिब्रेट पर ये दाएं और बाएं ब्रोंकाई में विभाजित हो जाता है। और उसके बाद ये प्रत्येक ब्रोंकाई जो है वो सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई में विभाजित होकर ब्रैंक्यूल्स बनाते हैं और ये ब्रैंक्यूल फिर से विभाजित होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लंग्स का वो एल्वुलाई बनाते हैं और इन्हीं एल्वुलाई के अंदर जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारे पास 2 लंग्स हैं, एक राइट लंग्स और एक लेफ्ट लंग्स। उसके बाद अगर बात करें हम राइट लंग्स के बारे में, तो राइट लंग्स को जो है हम 3 लोब में बांट सकते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर लोब में। जबकि लेफ्ट लोब लंग्स को हम 2 लोब्स में विभाजित कर सकते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर लोब में बांट सकते हैं। ट्रैकिया जब नीचे की तरफ आता है तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई जो है और आगे जाने पर ब्रैंक्यूल्स में विभाजित हो जाते हैं और ये ब्रैंक्यूल फिर से जो है विभाजित होकर छोटे छोटे स्मॉल एल्वुलाई में विभाजित हो जाते हैं। एल्वुलाई एक वैसी जगह है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात ये रिस्पायरेटरी सिस्टम या लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है या फंक्शनल यूनिट कहा जाता है इसको। अब हम बात करते हैं बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है, वातावरण में और प्राणियों के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है वही हमारा क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। और गैसों का शरीर में जाना एक्सपायरेशन और शरीर से बाहर निकलना एक्सपायरेशन कहलाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में गैसेस की जो मात्रा होती है वो भिन्न भिन्न होती है। एक्सपायरेशन के समय जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो 78.09% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, जबकि CO2 जो है वो 0.03% होता है।
वहीं पे आपका अगर एक्सपायरेशन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो 78.09%। दैट मीन्स कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कांस्टेंट है, जबकि वहीं पे ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है 17%। दैट मीन ऑक्सीजन की मात्रा घट जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही है। और CO2 की परसेंटेज यहाँ पे बढ़ जा रहा है, 0.03 से ये 4% हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं गैसों के शरीर में परिवहन की, द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गैसों का फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचना तथा कोशिकाओं से गैसों का वापस फेफड़ों में आना, इस पूरी प्रक्रिया को हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। एक्सपायरेशन के समय क्या होता है? एक्सपायरेशन के समय एल्वुलाई में जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है ब्लड कैपिलरीज की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण जो है वो हमारा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड कैपिलरीज में जाता होता है एल्वुलाई की अपेक्षा, जिसके कारण जो होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एल्वुलाई में चला आता है। इस प्रकार गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के द्वारा होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 प्रकार से होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा 10 से 23% तक, प्लाज्मा के द्वारा 7% तक और बाइकार्बोनेट के रूप में 70% होता है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रिस्पायरेशन या आंतरिक श्वसन जिसको हम कहते हैं, तो भोजन से प्राप्त ग्लूकोज ब्लड के द्वारा से सेल में पहुंच जाता है और कोशिकाओं ग्लूकोज का जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराया जाता है, जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमको जो है प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को हम कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसमें जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में ग्लूकोज का जो है ऑक्सीडेशन कराया जाता है। अगर हम बात करें सेलुलर रिस्पायरेशन की तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा है एनारोबिक रिस्पायरेशन, अनाक्सी श्वसन, और दूसरा है एरोबिक रिस्पायरेशन जिसको हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज का जो है वो आंशिक विघटन होता है, जिससे जो है 2 पायरुविक अम्ल और 2 ATP हमको प्राप्त होता है। वहीं एरोबिक रिस्पायरेशन में जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है, और ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त पायरुविक एसिड का जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया जाता है। इस तरह जो है हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATP प्राप्त होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन या आंतरिक श्वसन की अगर बात करें तो इसमें जो अगर हम एनारोबिक रिस्पायरेशन की हम बात यहाँ पे करें तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ये अगर मसल्स के अंदर हो रहा है तो ये जो है लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। जबकि वहीं पे जो है अगर ये बैक्टीरिया या यीस्ट के अंदर हो रहा है तो ये क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल बना लेता है। इस पूरे प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा जो है अल्कोहल, सिरका, दही आदि का भी निर्माण किया जाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन या ऑक्सी श्वसन की अगर हम बात करें तो ऑक्सी श्वसन का जो प्रोसेस होता है वो 2 साइकिल में कंप्लीट होता है। पहला जो होता है वो होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल या EMP पाथवे, जबकि दूसरा जो होता है उसको हम क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस या EMP पाथवे को हम एम्बिडेन मेयर-हॉफ पारनास पाथवे भी कहते हैं। इसमें जो है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 पायरुविक अम्ल और 2 ATP प्राप्त होता है। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। जबकि क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और इस पूरे प्रोसेस में पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमको प्राप्त होती है ATP के रूप में।
तो इसमें जो है टोटल 36 एटीपी प्राप्त होता है। हमने देखा कि पहले वाले स्टेप में हमको 2 एटीपी प्राप्त हो रहा था और दूसरे स्टेप में हमको 36 एटीपी प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार जो है अगर हम कुल एटीपी की बात करें तो यहाँ पे हमको टोटल 38 एटीपी जो है प्राप्त होता है। इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित साइंस के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।